आपके डाउट्स लेंगे। आप लोगों के कुछ डाउट्स थे जो मैं लास्ट टर्न पे बोला था क्लियर कराने के लिए, और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। जो एमसीक्यूज मैंने सेंड किया था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का, तो जस्ट वन बाय वन आप लोग अपना अपना डाउट्स पुट अप कीजिए। जो आपका क्लास 12th का है, मैं आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज डिस्कस कराऊं, स्टार्ट करूं, या फिर बाद में उस टाइम लास्ट लास्ट टर्न पे किसी बच्चे ने मेरे को कुछ बहाल बोला था कि सर कुछ डाउट्स वगैरह हैं क्लियर कराने को। सान्या, वैष्णवी, कल्याणी, प्रिया, ओजस्वी, प्राची, किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं है? चलो ठीक है, फिर मैं एमसीक्यूज ही कराता हूँ। हाँ ओजस्वी बताइए, कुछ कहना है आपको? सर बोल रहे थे ना कि सर हम लोग का तो बोर्ड का सिलेबस अब खत्म हो गया है, तो हम्म। कुछ हम लोगों के रिवीजन के प्लानिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना था। जैसे कि सर बोर्ड का सिलेबस खत्म हो गया है, चलो लेकिन नीट ठीक है, का मैं तो सिलेबस का कुछ चैप्टर बचा हुआ है। जैसे इवोल्यूशन है, इकोलॉजी का 2 चैप्टर है, और क्लास 11 का 2-3 मैं चैप्टर मैं बचा पहले हुआ है। बोर्ड पॉइंट ऑफ मैं पहले बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जब तक नीट पूरा हम अपनी तरफ से कवर नहीं करा लेते, नीट का भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बोर्ड का हम कर देते हैं। ठीक है बच्चे? क्लास बोर्ड्स में इस साल तो पैटर्न चेंज किया गया है। अभी जो आपका होने वाला एग्जाम है वो सब सब्जेक्टिव है ना बच्चों? पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया सारा, अभी सब सब्जेक्टिव होगा। सारे चैप्टर्स आएंगे इसमें, इस वाले बोर्ड्स में। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं बच्चों, जो ये वाला कमिंग बोर्ड है? इवोल्यूशन नहीं, आई मीन जो, हाँ वैष्णवी। सर बायोटेक का दोनों चैप्टर आएगा, बायोटेक का यूनिट, और उसके बाद इकोलॉजी का जो हम लोग 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सब आएंगे। ठीक है, बस इतना ही आएगा वैष्णवी? यस सर। सर हाफ हाफ टर्म में डिवाइड किया गया था ना उस टाइम। बायोटेक में फर्स्ट पार्ट में एज सच कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी है। ओके, ठीक है। बायोटेक में जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें टूल्स, टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेलिंग में जानना है। जितना आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, हर चीज। हाँ, मैं बायोडायवर्सिटी और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पे आता हूँ। पहले मैं बायोटिक, माइक्रोब्स भी है। अच्छा अच्छा, माइक्रोब्स इन डेली लाइफ भी है। हालांकि सुनने में तो आ रहा है आपका बोर्ड कैंसिल हो जाएगा, बट स्टिल
देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यह हो गया है कैंसिल, अभी कैंसिल नहीं हुआ है ना बोर्ड? मेरे को कुछ न्यूज न्यूज से उड़ती उड़ती आ रही थी कि शायद अभी होने वाला है, या अच्छा ठीक है नहीं हुआ है, ठीक है। तो बायोटेक का फर्स्ट पार्ट आप लोग को सब कुछ अच्छे से देखना है, स्पेशली क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स में नेचुरल वेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि फेजमिड, कॉजमिड्स, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, फेजमिड्स हो गए, कॉजमिड्स हो गए, बैक्टीरियोफेज हो गए, और प्लाज्मिड्स हो गए, और क्या? क्लोनिंग वेक्टर्स आर्टिफिशियल वाले में आपको PBR322 और PUC वाला आपको देख लेना है। ऐसा कुछ कुछ ग्रुप्स में ऐसा हलचल चल रहा था, बट मुझे भी लगा कि दैट इज जस्ट र्यूमर, नथिंग एल्स। दैट्स व्हाई आई हैड कंफर्म विथ ऑल ऑफ यू। कभी कभी होता है र्यूमर रूमर ही रहता है, कभी कभी होता है कि हम लोग र्यूमर मान लेते हैं और सच ही हो जाता है। हालांकि बहुत रेयर सोर्सेस से ऐसा सुनने को मिला था, इसीलिए मुझे भी भरोसा नहीं हुआ। तो आपको क्लोनिंग वेक्टर्स बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है? इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? टेट्रासाइलिन को कौन कट करेगा, एम्पिसिलिन को कौन कट करेगा, ठीक है? वेक्टर्स में कौन से वेक्टर्स किस होस्ट के लिए सुटेबल होते हैं, वो वेक्टर्स देख लीजिएगा आप लोग। वेक्टर्स में कंप्लीट वेक्टर्स, सॉरी, होस्ट में कंप्लीट प्रोडक्ट होस्ट को यूटिलाइज कौन कराता है, या फिर प्रोडक्ट को आइसोलेट करके हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो भी हमें देखना है। कई बार ऐसा होता है कि होस्ट के अंदर हम अपना क्या डाल देते हैं, वेक्टर डाल देते हैं, और वो वेक्टर होस्ट के अंदर ही प्रोडक्ट बनाता है और उससे होस्ट को ही डायरेक्ट फायदा होता है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि होस्ट जो प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट से हम फायदा लेते हैं, तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट के बारे में एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और दूसरी बात ये है बच्चों कि उसमें दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का और दूसरा रेट्रोवायरस का। दोनों का एग्जांपल किसके लिए दिया गया है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है? और इसमें जो वो ब्लू कलर वाला जो था, बीटा गैलोक्सोसाइडेज का प्रेजेंस में ब्लू कलर देना, और उसके एब्सेंस में नो कलर देना, मतलब कलरलेस प्रोडक्ट देना, ठीक है? ये एक सेलेक्टेबल मार्कर देख लीजिएगा कि बीटा गैल जीन होगा तो ब्लू कलर मिलेगा, बीटा गैल नहीं होगा तो कलरलेस होगा। इसी को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, और इसका ये दो क्या है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपके सामने है। बायोरिएक्टर एज सच बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, एक या दो नंबर में सिंपल सा डिफरेंस पूछ सकता है। सो वी डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट थिंग, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में भी बहुत डेप्थ में जाकर के नहीं पूछेगा। जो रटने वाली चीजें हैं लेस और मोर, वहां तक ही जाएंगे वो लोग। जैसे मान लो, जैसे हिंद सेकंड का उस दिन हम लोगों ने डिस्कशन किया एमसीक्यूज में, हालांकि वो चीज, ये इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि पहला कौन सा एमसीक्यू डिस्कवर किया, सॉरी पहला कौन सा एमसीक्यू कह रहा हूं मैं, पहला कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था, ठीक है? तो आप हिंद सेकंड कहेंगे किसके अंदर किया गया था, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर किया गया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या काम करते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन, या वो अपने आप को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करते हैं जिसके अंदर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जो सेकंड पार्ट, जो मेजर क्वेश्चन आएगा वो सेकंड पार्ट से आएगा, एक ही आएगा कोई। बायोटेक का सेकंड पार्ट जो होगा वो कोई एक ही क्वेश्चन कंसिस्ट करेगा, लेकिन वो 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपोज करेगा अपने अंदर, ठीक है? अब मेजर चैप्टर्स में, मेजर कंटेंट्स में से ऐसा लगता है कि जीन थेरेपी ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन जीन थेरेपी के पूछने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। हाँ, मैं करवाऊंगा, शीट डिस्कस करवाऊंगा।
ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का कराऊंगा, जो मैंने भेजा था आप लोग के ग्रुप पर। पता नहीं बच्चों ने देखा है कि नहीं देखा है। नहीं देखा है। हाँ, मैंने भेजा था। नहीं भेजे, मैं पीट दूंगा तुझे। नोट्स वाले उस पे जाके देखो, लिंक पे। ऐसे कैसे कह सकती है नहीं भेजा? वो कह रही नहीं भेजे। नहीं देखे, नहीं देखे वो तुम्हारी गलती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नहीं भेजे। हम हमेशा बोले हैं, हम उस दिन भी बोले थे कि हम आपको जो भी होगा हर दिन एक शीट अपलोड की जाएगी, हर दिन। अब ये तुम देखो कहाँ है, ठीक है। हाँ रिया बोलो। सर कहाँ अपलोड किए सर? लिंक में? हाँ तो लिंक में ही तो अपलोड होता है जनरली। वो मतलब नोट्स के साथ ही? हाँ, नोट्स अब कहाँ अपलोड ही हो रहा है, नोट्स की जगह मैं यही अपलोड करता हूँ। डेली 45 to 50 क्वेश्चंस का आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा, हर चैप्टर का अलग अलग, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मतलब जो बोर्ड में आने वाले हैं पहले उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो नीट के चैप्टर्स होंगे उसको कवर करेंगे। आप अपलोड करके एक बार ग्रुप में नोटिफाई कर दीजिएगा। इससे बढ़िया मैं ग्रुप में ही ना नोटिफाई कर दूं, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग लो अपनी तरफ से, ठीक है। मैं इतना कह दे रहा हूं कि आप लोग इवनिंग में आफ्टर 8 PM या 8:30 PM के बाद एक बार जरूर लिंक ओपन कीजिए सभी बच्चे, और उस पे आप लोग का अपलोड हो चुका रहेगा जो भी पेपर है। या जिस दिन नहीं देना होगा, नहीं अपलोड होगा, 8:30 के बाद नहीं करूंगा मैं अपलोड, उससे पहले पहले ही अपलोड कर देता हूँ। और आप लोग जरूर एक बार देखा कीजिए, और देखने के बाद ही, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 40-50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड टाइम टेकन नहीं है आपके लिए। और चैप्टर की प्रैक्टिस ओवरऑल होती है, रिवीजन होता है, कंटेंट मेंटेन होता है। तो देखिएगा एक बार आप लोग। मैं ग्रुप पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सपोज दैट कि मैं यहाँ पे ग्रुप पे करना शुरू कर दूं, और फिर वहां पता चले कि नोट्स वाला पार्ट खाली जा रहा है, मैनेजमेंट मेरे को बोलेगा कि भाई सर करा क्या रहे हैं क्लास में। आपको तो ग्रुप में मिल जाएगा बैठे बैठे, लेकिन फिर हमारा क्या होगा अपडेट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा। इज इट ओके विथ यू ऑल? हैंड रेज कर दीजिए, सही है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए अपनी तरफ से आप लोग, बहुत मेहरबानी होगी। हाँ चलो ठीक है, तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो मैं ग्रुप पे कर दूंगा, ठीक है। जो भी हो, मैं मुझे सेंड ही करना है, मैं ग्रुप पे ही कर दूंगा। फिर बाद में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग फिर मैं मैनेजमेंट को हैंडल कीजिएगा कि हम ही लोगों ने बोला था सर को ग्रुप पे वो करने के लिए। ओजस्वी कह रहे सर ग्रुप में मत कीजिए, वही मैं भी कर रहा हूँ। ग्रुप में करने से क्या होगा ना कि होमवर्क की सर आज का आपने क्या काम कराया है, कल का क्या कराया है, वो दिख ही नहीं रहा है। तो ठीक है। हाँ चलो ठीक है बच्चों, कर लीजिएगा मैनेज आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द थिंग। सेकेंड पार्ट से जो इंसुलिन वाला क्वेश्चन है बच्चों, इंसुलिन वाला, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि इंसुलिन कैसे बनाया गया था, कब बनाया गया था, किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया था, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और बीटी कॉटन वगैरह का ऐसा फील होता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अगर उसको पूछता भी है तो 1 या 2 नंबर में पूछता है, वो बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। लेकिन इंसुलिन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बनता है वो आरएनए इंटरफेरेंस का बन सकता है। तो इन दोनों चीज को देख लीजिएगा आप लोग। और बाकी सारे चैप्टर्स में से कोई चैप्टर जानना है जिसका मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो आपको बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो? क्योंकि इस साल तो बिल्कुल नया पैटर्न है, तो वी कांट assume anything else, but whatever the questions had been asked in previous years randomly,
उनके बिहाफ पर मैं, अगर आप कोई चैप्टर चाहें और, तो मैं बढ़, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में एक क्वेश्चन पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से आना श्योर है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल बेस्ड होगा, ये एकदम श्योर शॉट है आपको, हाँ मतलब आना ही है। इसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से एक क्वेश्चन एकदम श्योर रखा हुआ है, आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी चीजें, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, एलेंस रूल कहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्या फॉलो हो रहा है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एडाप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन अगर आएगा भी, तो एग्जाम्पल पूछा जाएगा, वो भी एक आध नंबर में पूछा जाएगा या मैक्सिमम 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इन दोनों को के अलावा आपको बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देख लीजिएगा, ठीक है। उनमें ग्रोथ, एक्सपेंडिंग, डिक्लाइनिंग और स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशंस के वेरियस एग्जांपल्स देख के रखिएगा बच्चों, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन का ऑलरेडी मैंने बोल दिया, एग्जांपल ही पूछा जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि इसका बता दीजिए। मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का आप लोग को बता देता हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक क्वेश्चन कैंसर और एड्स में से आना श्योर है। तो आप देख लीजिएगा कि लास्ट ईयर में क्या पूछा गया है। लास्ट ईयर में अगर कैंसर पूछा गया है तो एड्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और एड्स पूछा गया है तो कैंसर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एकदम श्योर शॉट है, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया का लाइफ साइकिल, मलेरिया का लाइफ साइकिल देख लीजिएगा। और एज सच कोई बड़ा क्वेश्चन इन तीनों के अलावा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो लास्ट ईयर का जो भी है एड्स या कैंसर, उसको छोड़ के दूसरा वाला देख लीजिएगा, और मलेरिया का लाइफ साइकिल देख लीजिएगा। लास्ट मतलब लास्ट टू लास्ट जो भी बोर्ड का पैटर्न था, जो भी बोर्ड का एग्जाम हुआ है लास्ट ईयर का, मतलब जो दिया गया है, ठीक है, वहां पर आप देख लीजिएगा। जैसे आई थिंक 2020 में हुआ था शायद एग्जाम, या एग्जाम का वो हुआ था, तो पेपर बाद में कैंसिल हुआ। कुछ पेपर्स हो गए थे, कुछ पेपर्स नहीं हुए थे, तो उस टाइम कैंसिल हुआ। अगर दिया गया था, जो भी लास्ट ईयर पेपर दिया गया हो, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा एड्स है तो कैंसर नहीं दिया जाएगा, कैंसर है तो एड्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी बिहाफ पर मोटा मोटी पेपर बनाया जाता है, थोड़ा बहुत देख के, कि क्वेश्चन जल्दी रिपीट ना हो। मलेरिया का लाइफ साइकिल हो गया आप लोग के लिए। बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, या प्रोटोजोअल डिजीज, या अदर डिजीजेस के, ठीक है, जो कॉजिंग एजेंट्स हैं और सिम्टम्स, ये बहुत अच्छे से देखिएगा। कॉजिंग एजेंट्स एंड सिम्टम्स, ये दोनों से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 नंबर से, ठीक है। इंक्यूबेशन से नहीं आएगा, ट्रीटमेंट से नहीं आएगा। टेस्ट, ज्यादातर जो टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं कि किस डिजीज का किस टेस्ट से पता चलता है, ये नीट में पूछा जाता है, ठीक है। जबकि सिम्टम्स वाले ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वो देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर कॉजिंग एजेंट और सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा क्या है, नेसेसरी है बच्चों। और कोई चैप्टर जिसका आपको लगता हो? अच्छा हाँ, एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये भी तो पार्ट है आपका, ड्रग्स वगैरह। तो ड्रग्स का इफेक्ट देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। कौन सा ड्रग किस पर्टिकुलर पार्ट में इफेक्ट करता है, वो देख लीजिएगा बस, ठीक है। ओपियम का मेन सेंटर कहाँ है, कोका एल्कोलाइड्स के मेन सेंटर या कोकीन के मेन सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। तो मेन सेंटर क्या है, बस ये चीज देखिएगा। माइक्रोब्स भी, ओके। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देखिए, इसमें सिंपली जो आपके चार्ट थे ना, कि माइक्रोब का यूज जो एसिड या एंजाइम बनाने में किया जा रहा था, इसमें से श्योर एंड शॉर्ट है एक क्वेश्चन आना, छोटा क्वेश्चन,
ठीक है, कौन सा माइक्रोब, कौन सा माइक्रोब हाँ डायग्राम्स आ सकते हैं, बिल्कुल डायग्राम्स आ सकते हैं। ठीक है, डायग्राम्स पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, श्योर है वो तो। ठीक है, बट क्योंकि हाँ क्योंकि अभी आपका फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, मतलब फिजियोलॉजी में बहुत कुछ नहीं बचा है, तो डिजीज में अगर पूछा गया तो एड्स का डायग्राम पूछा जा सकता है। एड्स का डायग्राम जिसमें वो टी लिम्फोसाइट का पूरा एक चार्ट बनाया गया है, वो वाला डायग्राम अच्छे से देख लेना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को बहुत अच्छे से देख लेना। बायोरिएक्टर्स का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, या पीबीआर 322 का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आपसे जो ये एक्सपेंडिंग डिक्लाइनिंग स्टेबलाइजिंग का है, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज सच। और बाकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का अदर कोई पार्ट क्वेश्चन इस तरह का नहीं बना सकता डायग्राम बेस्ड। या फिर इसका जो आप माइक्रोब्स वाला पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स में भी स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स से नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये आता है कि ये वाला ड्रग प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, एक बार खाली शायद ओपीएम का करके आया है कि ओपीएम का कौन सा पार्ट इस डायग्राम में है, कौन से पार्ट से कौन सा ड्रग, मतलब ये ड्रग ऑब्टेन किया जाता है। तो वो नहीं पूछा जाता है जनरली। इस वजह से नहीं पूछा जाता है क्योंकि अगर आपको ये पता है कि कहाँ से ये ड्रग ऑब्टेन किया जाता है तो आप आराम से फिगर में भी बता दोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ड्रग कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है। तो कोई लेटेक्स से ऑब्टेन किया जा रहा है, कोई लीफ से ऑब्टेन किया जा रहा है, कोई प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, बट ये स्ट्रक्चर में नहीं पूछा जाएगा जनरली। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एज सच कोई डायग्राम नहीं पूछा जाता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डायग्राम बना के या गोबर गैस प्लांट का डायग्राम बना के पूछ लिया गया, ऐसा कोई डायग्राम नहीं आता है। हाँ, ये जो एंजाइम वाला पोर्शन है, एसिड और एंजाइम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा माइक्रोब कौन सा एसिड या एंजाइम बनाता है। और मैंने 3 अदर केमिकल बताए थे कि 3 माइक्रोब से हम 3 मेडिकल कंपोनेंट्स लेते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट हैव एनी सच क्वेश्चंस। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बहुत रेयर चांस है कि 3 ही नंबर में पूछा जा सके, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि पूछा जाएगा। ठीक है, बट एक बार आप लोग मोटा मोटी देख लीजिएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्टेप्स। बाकी माइक्रोब से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ओके, और उसमें भी ये एसिड वाला पार्ट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है और आपको फंसा सकता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल 35 का क्वेश्चन, 35 मार्क्स का है, तो चैप्टर भी तो बहुत कम है। अब 5 चैप्टर में 35 मार्क्स ही हो सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, और जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें इकोलॉजी वाला, उसमें मैं क्या ही बोलूं, बहुत इजी इजी कंटेंट्स हैं और हर कंटेंट पढ़ लो तो अच्छा ही है। उसमें कोई ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हर साल वो लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन रिनोवेट करने का, क्वेश्चंस को थोड़ा सा हर जगह से मॉडिफाई करने का। तो वो चैप्टर समझने वाला है। ठीक है, उसको समझोगे तभी उसका क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर पाओगे। बाकी ये सब अगर आप एक बार रट लिए या थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया तो कर लोगे वहां पर जाके। Okay, students, we have certain questions from population. इसका पहला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीशीज शोन एज एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग रेनी सीजन फॉलोड बाय डिसअपीयरेंस एट द एंड ऑफ सीजन, व्हाट डज दिस शो। एक इंसेक्ट की पॉपुलेशन है जो
पानी बरसते ही उसका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन फिर सीजन के खत्म होते होते उसका पॉपुलेशन अचानक से घट भी जाता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? आप बताइए। सी, कल्याणी को लग रहा है सी होगा। द पॉपुलेशन ऑफ इट्स प्रीडेटर इंक्रीजेस इनॉर्मसली, मतलब प्रीडेटर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं सीजन खत्म होने के बाद। ओके रिया, पहली बार में मुझे भी यही लगा कि इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, सिग्मॉइड कर्व बनाएगा। मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि एक टाइम पे इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है और फिर नेचुरल जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू इसका ग्रोथ क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। लेकिन इसका एक्चुअल आंसर बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ये बताना चाह रहा है कि जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिला तो कितना तेजी से वो बढ़ने लगा, कितना तेजी से वो बढ़ने लगा, और फेवरेबल कंडीशन खत्म हुआ तो वो क्या हो गया, कम हो गया अचानक से। तो जब किसी को फेवरेबल कंडीशन दी जाए और वो उस फेवरेबल कंडीशन में अपना मैक्सिमम ग्रोथ शो करे, तो वहां पर जो कर्व बनता है वो जे टाइप बनता है। ठीक है। और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पे जो नेचुरल रेजिस्टेंस आया, जिसको हम स्मॉल आर कह रहे थे, ठीक है, स्मॉल आर जो रेट है बढ़ने का, और क्या था वो, कौन सा वो था जो नेचुरल रेजिस्टेंस पढ़ रहा था, उसको हमने के से डिनोट, कैरिंग कैपेसिटी। यस, कैरिंग कैपेसिटी जो थी, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी रेनी सीजन में नहीं थी, रेनी सीजन खत्म होने के बाद आई। तो कभी भी नेचर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए, तब आप एस शेप बनाओगे। और जब नेचर का रेजिस्टेंस हमेशा नहीं है, वो क्या कर रहा है, एक टाइम पे एकदम फेवरेबल ग्रोथ शो करा रहा है, तो वो क्या है, वो जे शेप चार्ट बनाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन, कहाँ है आर एन, बी वाला। ओके प्राची, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, बी ही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिगेस्ट स्टडीज पॉपुलेशन ऑफ रैट, sorry, biggest कह रहा हूँ, biologist studied the population of rat. He found that average natality was 250, average mortality 240, immigration 20 and immigration the net increase in pop. अरे वाह बच्चों, ये क्वेश्चन तो कई बार आपको कराया गया है। प्लीज, नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हुआ? एक पर्टिकुलर टाइम में इतने बच्चे, 250 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 240 मर रहे हैं, 20 आ रहे हैं और 30 जा रहे हैं, तो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ रिया बिल्कुल सही। और कोई बच्चा? कल्याणी बिल्कुल करेक्ट। बच्चे लग रहा है जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं। वैष्णवी गुड।
चलो ठीक है, सभी बच्चों का आंसर सही है, प्राची का भी सही है। You will add what happened? हाँ नहीं, कभी कभी लैपटॉप भी ना सही काम नहीं करता। हाँ, 250 प्लस इमिग्रेशन 20 है, 20 माइनस 240 प्लस 30, so the value will be same and the net population increase will become 0 by itself. Next question is regarding temperature and osmotic concentration. Nearly all plants are. टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बिहाफ पर देखा जाए तो सारे प्लांट्स क्या है, रेगुलेटर्स है, मतलब मेंटेन करते हैं अपने आप को, या फिर कन्फर्मर्स है, नहीं कर पाते। पार्शियल रेगुलेटर्स हैं, मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं, या फिर स्केपर्स इन टाइम। ठीक है, वो समय देखकर समय उस समय क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं, बच लेते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। तो आप लोग को बताया गया था ये कंसेप्ट, रेगुलेटर प्लांट्स प्लांट्स प्लांट्स। अब जाके रिया ने सही कहा, रेगुलेटर मतलब जिसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रेगुलेट होता हो। प्लांट्स क्या रेगुलेटर्स हैं? सानिया ने कहा पार्शियल रेगुलेटर, वैष्णवी कहीं कंफर्मर, रिया ने भी कंफर्मर ही बोला है। ऑब्वियसली द आंसर विल बी कंफर्मर। आप खुद देखिए, प्लांट्स अगर कंफर्मर नहीं होते, ठीक है, अगर वो पार्शियल रेगुलेटर भी कैसे हो सकते हैं, वो आप खुद देखिए। वो ऑटम का सीजन आते ही पूरी पत्तियां शेड कर देते हैं, ताकि उनको पता है कि ठंडी में उनको धूप नहीं मिलना है, पत्तियां शेड कर देते हैं ताकि बर्डन कम रहे, अपना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी लो कर देते हैं। तो ये किस चीज का कैरेक्टर है? कन्फर्मर्स का है ना। कन्फर्मर्स यही करते हैं ना। कन्फर्मर्स क्या करते हैं, अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से ढालते हैं। ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं रख पाते अपने आप को, ये भी नहीं रख पाते अपने आप को कांस्टेंट। ओके, पार्शियली भी नहीं रेगुलेट कर पाती है लोग खुद को। ये पूरी तरह से क्या होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, प्री रिप्रोडक्टिव का ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव का कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का सबसे कम है। तो ऐसे पॉपुलेशन को क्या कहेंगे? वेरी गुड कल्याणी। रिया बी कैसे होगा? बी कैसे होगा? हाँ सान्या, हाँ ठीक है अभी रिया। जब बच्चे बहुत ज्यादा हो, रिप्रोडक्टिव उससे कम हो, और पोस्ट वाले उससे भी कम हो, मतलब निचले स्तर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव में थोड़ी कम, और बुढ़ापे में सबसे कम। तो इस तरह की पॉपुलेशन क्या कहलाती है? ग्रोइंग पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, हाँ। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द इकोलॉजिकल हायरार्की। बताइए भाई, ए बी और सी क्या है? क्या मिलके एक बायोम बनाता है, बायोम मिलके क्या बनाते हैं, और वो मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी फिर मिलके क्या बनाते हैं, और वो चीज मिलके क्या बनाती है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाती है। वी हैव वन आंसर सी। सान्या, रिया, दो लोगों ने सी कहा। लेट मी रीड द ऑप्शन। ए पॉपुलेशन, बी इकोसिस्टम, सी अच्छा ए पॉपुलेशन। ठीक है, नीचे वाला पॉपुलेशन
कम्युनिटी मिलके एक बायोसिस्टम बना रहे, इकोसिस्टम बना रहे, इकोसिस्टम बायोम बना रहे, बायोम मिलके एक बायोस्फीयर बना रहा है। हाँ, सेवन का, अरे सेवन का उसने आगे बोल दिया। तो ठीक है बच्चों, मुझे भी सी ही लग रहा है। वैष्णवी ने बी बोला है। बी कैसे? ए इकोसिस्टम, इंडिविजुअल मिलके इकोसिस्टम नहीं बनाते हैं ना, एक इंडिविजुअल इकोसिस्टम कैसे बनाए? हाँ ठीक है वैष्णव, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि बच्चे ने पहले ही आंसर देके रखा हुआ है। लेट मी सी, मुझे दिख भी नहीं रहा पूरा। हाँ, हाउ डज अ कंगारू रैट कोप अप विद द नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट इन्वायरमेंट? अरे तो बड़ा इजी। अच्छा, मिनिमम वाटर यूज टू रिमूव क्रॉप्स। बताओ भाई, कंगारू रैट का मैंने एग्जांपल दिया था। कल्याणी पूरा ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद बताओ आंसर। क्या पता पहला सही हो और दूसरा भी सही हो। सान्या का सही है, वैष्णवी का सही है, रिया का सही है। रिया ने 8 का बता दिया। अरे देखो, सब आगे आगे भाग रहे हैं, मेरे से भी आगे भाग रहे हैं। जैसे प्राची, ठीक है, टी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैंने कंगारू रैट के बारे में आप लोग को जब पढ़ाया था उसी टाइम बताया था, कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता, वो अपना पानी का रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी के फूड से ही पूरा कर लेता है। उसका जो यूरिन होता है उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं निकलता, तो कंसंट्रेट कर सकता है और वाटर बहुत कम एक्सक्रीट आउट करता है। 8 क्वेश्चन का बच्चे पहले ही बता दूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस एज द रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड सिकनेस? आरबीसी प्रोडक्शन, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, नॉजिया, फटीग। अरे वाह, ठीक है, मैं पहले ही आप लोग के आंसर को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, क्योंकि इतने बच्चे एक साथ दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है सही ही देंगे। सो इट विल बी द ऑल ऑफ द अबव। द नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स में किसके इनकरेक्ट मैचिंग दी गई बच्चों? ट्रायंगुलर पिरामिड, यंग ग्रोइंग पॉपुलेशन, बेल शेप पिरामिड, स्टेबल मैच्योर, अर्न शेप पॉपुलेशन, अर्न शेप पिरामिड। हाँ, सी और डी, मतलब शेप वही। एक सीधा टाइप का है, एक थोड़ा बेल टाइप का है, मतलब लेस और मोर ऐसा, और एक ऐसा टाइप का है। तो तीनों में जो पिरामिड्स हैं वो क्या इनकरेक्ट कौन सा है, वो आपको सर्च आउट करना है बच्चों। इसमें जैसे देखो, पहला दूसरा जो भी दे दिया, अब तीसरे चौथे में से एक सही होगा एक गलत होगा, सिंपल सी बात है। एक सही होगा और एक क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव एज कम है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है और पोस्ट सबसे ज्यादा है, तो इस तरह की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें क्या है, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन या ग्रोइंग पॉपुलेशन है। इसमें हाँ, ये डिक्लाइनिंग होती है पॉपुलेशन, क्योंकि प्री कम है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, पोस्ट ज्यादा है। तो इस तरह की पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइनिंग है। और इस तरह की पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग होती है अगर ट्रायंगुलर शेप में हो। अब अर्न शेप दिया है तो अर्न शेप में डिक्लाइनिंग होगा, ये तो सही है, लेकिन आपको बताना क्या है, इनकरेक्ट मैच, मतलब ये वाला क्या है, इनकरेक्ट मैच शो कर रहा है, क्योंकि इसमें बूढ़े लोग ज्यादा हैं, बच्चे कम। ठीक है, जब बच्चे कम और बूढ़े ज्यादा हो तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग या नेगेटिव पॉपुलेशन मानी जाती है, क्योंकि वो फिर एक खत्म होने की कगार पे है। जहां पर बच्चे कम हो रहे हैं और बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइनिंग है, खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे होंगे वही अगली जनरेशन बनाएंगे। हाँ बच्चों, जितने बच्चों ने सी दिया है ऑल आर करेक्ट। वैष्णवी ने सी दिया, रिया ने सी दिया, कल्याणी ने, सान्या ने, ठीक है,
सबने सी दिया था, ठीक। लेट मी कम टू द नेक्स्ट पेज। जे शेप ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व फॉर। जे शेप ग्रोथ किसके लिए देखा जा सकता है इसमें? कहां पर आपको अचानक से पॉपुलेशन बढ़ता हुआ देख? इंसेक्ट का तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि रेनी सीजन में एकदम बूम कर जाता है पॉपुलेशन। क्या एल्गल ब्लूम के साथ भी ऐसा होता है? अगर थोड़ा सा पानी गंदा हो जाए तो अचानक से पूरे पानी की उस सतह पर एल्गी अचानक से फैलने लगते हैं और बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। एल्गी का भी होता है। तो सभी बच्चों ने सी बोला है एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपने ऑब्जर्व की हुई है। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट। नीच, नीच के बारे में भी मुझसे किसी बच्चे ने ही पूछा था कि सर नीच क्या होता है, एक्सप्लेन कर दीजिए, और मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके बिहाफ पर बता दीजिए नीच क्या होता है बच्चों। अरे वाह। किसी हैबिटेट का एक सब हैबिटेट, जिसको हम इस मतलब एक सब हैबिटेट और उसके उस सब हैबिटेट में होने वाले जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उसको डिनोट करने वाला जो चीज होता है वो क्या कहते हैं हम? निच कहलाता है। ठीक है, मतलब हैबिटेट में भी एक स्पेसिफिक हैबिटेट। ठीक है, हाँ सबने सही दिया है और सबने ही आंसर दिया। ओजस्वी, रिया, सानिया, कल्याणी, सबने आंसर दिया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट टू फोर विच अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी। फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक में कौन सा पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करेगा? फर्स्ट नेटैलिटी है, सेकंड इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, मेरे को समझ में नहीं। अच्छा अच्छा, ये फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। नेटैलिटी से इंक्रीज होगा, दो इंक्रीज है। सेकंड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब आना, आने से भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इंक्रीज, अच्छा ये इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, हाँ दो इंक्रीज है। तो अब तो आंसर यही फाइंड आउट हो गया, सी होना चाहिए। ए क्यों सानिया? देखो, नेटैलिटी का मतलब पैदा होना, इमिग्रेशन का मतलब किसी ग्रुप का नए पॉपुलेशन में आ जाना। तो जब कोई ग्रुप नए पॉपुलेशन में आ रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो इंक्रीज होगी ना। तो सेकंड पॉइंट तो इंक्रीज में होगा ना, फर्स्ट भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा अच्छा, इट्स ओके। हाँ, द आंसर विल बी सी, क्योंकि दो आंसर में ही हमको पता चल गया कि यही होने वाला है। अब थर्ड मतलब क्या है? मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी तो डिक्रीज करेगी और इमिग्रेशन भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। Given is a graph showing organism response of three types: A, B, and C. A partial, B regulators, C conformers. इधर क्या है? इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल। अच्छा, बाहर के मुकाबले अंदर का लेवल भी क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। रेगुलेटर्स के अंदर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल लेवल कितना भी बढ़े या घटे, इंटरनल लेवल कांस्टेंट रहेगा। पार्शियल रेगुलेटर्स क्या करते हैं? कुछ देर तक तो एक्सटर्नल लेवल के साथ बढ़ते हैं लेकिन उसके बाद अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो फॉर एन aquatic organism whose osmotic concentration of body fluid changes with that of ambient water osmotic concentration, which graph best depict this response? बताइए बच्चों, कौन सा ग्राफ बेस्ट डिपिक्ट कर रहा है? कन्फर्मर्स, सी, सी।
ऑब्वियसली सी। ठीक है, इसमें तो साफ साफ बता दिया गया ना कि चेंज हो रहा है। हाँ, इसमें साफ साफ बता दिया गया कि चेंज हो रहा है, और यहाँ पे भी बता दिया गया कि चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कन्फर्मर है वो। अभी प्लांट में भी हम लोगों ने ये चीजें तो पढ़ी ही थी कि कन्फर्मर्स होते हैं और चेंज होता है। प्लेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट इज, एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में जो प्लेस पा जाता है, ऑर्गेनिज्म रिकॉर्डिंग मतलब एक छोटा सा प्लेस की बात हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैबिट बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे, इडाफिक बोलेंगे या नीच बोलेंगे? और सोचिए। दो बच्चों ने सही बताया है। सिर्फ एक बच्चे ने। ओजस्वी एक बार और देखिए। सबसे बड़ा हैबिट होता है या एडाफिक होता है, उसके बाद हैबिट आता है, हैबिट के बाद निच आता है। निच में एक पॉपुलेशन का एक ग्रुप रहता है। मतलब अगर मान लो 10 आदमी का पॉपुलेशन है, तो 10 पॉपुलेशन का जो एक ग्रुप है उसको निच बोलते हैं, वो जिस एरिया में रह रहा है। और उसमें एक इंडिविजुअल जहां पर रह रहा है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, तो हैबिटेट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन द रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। जैसे आप अगर अपनी बात करें तो हमारा हैबिटेट है, ठीक है, लेकिन जैसे आप अगर क्लास में बैठे तो आपका नीच है। ठीक है, और आप जैसे कई स्टूडेंट जिस जगह पे बैठे हैं वो आपका हैबिट है, मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो आपका क्या है? हैबिट है। तो इंस्टीट्यूट हैबिट है, और आपका जो क्लास है वो आपका नीच है, और आपकी जो सीट है वो आपका हैबिटेट है। एडाफिक हैबिटेट से भी बड़ा होता है। ठीक है, अब वो हैबिटेट किस रीजन में लाई कर रहा है? ठीक है, क्या वो एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक इसमें लाई कर रहा है, या माउंटेन उसमें लाई कर रहा है, फॉरेस्ट में लाई कर रहा है? वो जो हैबिट है वो एडाफिक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच कीजिए और सेलेक्ट कीजिए बच्चों। एफ डी। एफ डी मतलब मैं नहीं समझा। अच्छा, डी बोला आपने। ओके, वैष्णवी ने भी डी बोला। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सानिया ने डी बोला। अच्छा, चलो हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज ए का 1, मतलब हम ऐसे ही देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। वेयर इज द पेन? अब यस, ओके। अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का काम क्या होता है बच्चों? ये एक डिकम्पोजर होता है, सॉइल को ह्यूमस कंटेंट बढ़ाता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर रहा है, तभी तो सॉइल की ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वहां पर इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सक्सेशन। सक्सेशन कौन कराता है? जो सबसे पहली स्पीसीज होती है जो किसी हैबिटेट पे अराइव करती है, उसको हम सक्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो
वो पायोनियर कहलाती है। पायोनियर मतलब सबसे इमर्जिंग या सबसे पहली स्पेसीज जो उस पर्टिकुलर लैंड पे या हैबिटेट में पाई जा रही है। तीसरा है इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस में जो मतलब हम इकोसिस्टम को सर्व कर रहे हैं, तो हो सकता है बेनिफिशियली कर रहे हो या फिर वो कर रहे हो। तो इसका क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इकोसिस्टम को सर्व कर रहे होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और लास्ट का बचा क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ और नेटेलिटी है। अरे मेरा वीडियो डी ही सबने बोला है, फर्स्ट का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का डी फोर्थ, डी का थर्ड, ठीक है, डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, रॉबर्ट कॉस्टेंजा 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर इकोसिस्टम सर्विस गोस फॉर। रॉबर्ट कॉस्टेंजा का तो नहीं पता, लेकिन देखना पड़ेगा कि 50% टोटल इकोसिस्टम सर्विस का जाता कहाँ पर है। क्या रिक्रिएशन में जाता है? रिक्रिएशन में कुछ नहीं जाता है। सॉइल फॉर्मेशन में जाता है? नहीं। न्यूट्रिएंट साइकिल में सारे न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं, लेस और मोर। क्लाइमेट रेगुलेशन, हाँ, कुछ चीजें एनर्जी के लॉस के फॉर्म में जाती हैं, हीट लॉस के फॉर्म में आती हैं। बहुत सारी चीजें जब हम बना रहे होते हैं किसी इकोसिस्टम को, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने में बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, रेगुलेट करने में निकल जाती हैं। तो जब रेगुलेट करने में निकल जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, क्लाइमेट रेगुलेशन में वो चीजें क्या हो रही हैं, लॉस हो रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो क्लाइमेट रेगुलेशन ही होना चाहिए। बट एक बार मैं आंसर क्लियर करना चाहूंगा स्टिल। 16 नंबर क्वेश्चन, ओके, बी बी बी, सॉइल फॉर्मेशन। मुझे लग ही रहा था कुछ कुछ तो गड़बड़ है दया। वो रिया खुश हो गई, मेरा सही था सर। हाँ हाँ, तुम्हारा सही था रिया। ओके, लेट मी, रॉबर्ट कॉस्टेंजा के अकॉर्डिंग, इस आदमी के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। इस आदमी ने बोला होगा कि भाई 50% हम जो इकोसिस्टम सर्विस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसने डेट्राइटिवोरस डिकम्पोजर के उसमें बोला है। अब तुम देखो, हर ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, लेकिन उन सब का कुछ कुछ पार्ट कौन ले लेता है, ये ले लेते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स फाइनली क्या बना रहे हैं, सॉइल बना रहे हैं। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे डिकम्पोजर्स फीड करते हैं, प्राइमरी पे भी, सेकेंडरी पे भी, टर्शियरी पे भी। तो सबका 50% जो मतलब बनाते बनाते 50% सबको अपना किसको देना है, हफ्ता वसूली डिकम्पोजर करेगा ही करेगा, ठीक है। और जो लॉस होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाने का, वो 90% होता है। 90% लॉस होता है, सिर्फ 10% लॉ आपने पढ़ा होगा, 10% ही मूव ऑन करता है। दैट इज द, हाँ, वो जो 90% लॉस है वो क्लाइमेट को मेंटेन या क्लाइमेट या फिजिकल कंडीशंस को रेगुलेट करने में हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 50% का मतलब है हर ट्रॉफिक लेवल से वो जो छीना जा रहा है, हफ्ता हफ्ता वसूली की जा रही है, वो कौन कर रहा है, वो डिकम्पोजर्स कर रहे हैं। डिकम्पोजर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉइल फॉर्म कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली करके ये क्वेश्चंस बताना कोशिश की गई। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो इज और आर फॉल्स। एनर्जी फ्लो के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। एक ट्रॉपिक लेवल मतलब प्रोड्यूसर से लेके डिकम्पोजर तक जाते जाते एनर्जी जो फ्लो होता है, उसमें क्या चीजें सही है या गलत है, आप लोग देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। डेट्राइस्टस फूड चेन बिगन्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, हो सकता है। डेट्राइटस फूड मैटर डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है।
In aquatic ecosystem, detritus food chain is the majority conduct for energy flow. Aquatic में फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गीज सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो का रीजन होते हैं. So I think second one is false. Third is in terrestrial ecosystem, a large fraction of energy flows through grazing food chain. Terrestrial ecosystem में large fraction of energy जो flow होती है वो क्या फूड चेन को ग्रेस करके होती है? ग्रेस करके नहीं, ग्रेस करके तो नहीं होनी चाहिए. आई थिंक वहां से जो क्रॉप्स बनाते हैं, जो ग्रासेस बनाती हैं, वहां सबसे ज्यादा होना चाहिए. फोर्थ नंबर, प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन. ये तो सही बात है. तो कल्याणी वैष्णवी ने ए बोला है, रिया ने बी बोला है, बी में थर्ड और फोर्थ है. थर्ड तो गलत है, फोर्थ बिल्कुल सही है. फोर्थ का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सही है. ठीक है. अब इसमें फोर्थ आ रहा है, इसमें फर्स्ट आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं. सो वी हैव ओनली ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज ए, विच कुड बी रॉन्ग. क्योंकि टेरेस्ट्रियल में सबसे मेजर जो एनर्जी का सोर्स है वो क्रॉप्स या ग्रासेस से बन रहा है. और यहाँ पर क्या लिखा है कि जो ग्रेस करते हैं ना, उनको जो खा रहे हैं ग्रासेस को, वो सबसे ज्यादा एनर्जी का फ्रैक्शन बनाते हैं. नहीं, वो तो उसका 10% पाएंगे ना. तो सबसे ज्यादा एनर्जी बनाएगा कौन? जिस चीज को ग्रेस किया जा रहा है, घास, जो ग्रासेस हैं या घास है वहां पर, उनको. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों. फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस. यस. Presence of plants arranged into well-defined vertical layers depending on their height can be. अगर हम प्लांट्स को उनके हाइट के बिहाफ पर वर्टिकल लेयर्स में अरेंज करें तो ये कहाँ पर हमको देखने को मिलता है? बड़ा प्लांट, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसा टाइप का हैबिटेट हमको कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? ये हम जब पढ़ रहे थे तो भी हमने डिस्कस किया था. टेम्परेट में तो नहीं दिखे. टेम्परेट में तो रेयर प्लांट्स ही दिखते हैं, बहुत रेयर. देखो, दो चीजें ऐसी हैं जिसका क्लियर कट इससे कोई लेना देना नहीं. ग्रासलैंड में खाली घासें दिखेंगी, दूर दूर तक ग्रासेस रहेंगी, वहां प्लांट्स का सवाल ही नहीं होता. तो वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़ा प्लांट है फिर छोटा है फिर छोटा है. टेम्परेट में एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर कॉनिफर्स होते हैं, तो वहां पर भी हाइट का कोई नहीं है. मैंने जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बताया था तो उसमें कहा था कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी कैनोपी बड़ी होती है, और उसके नीचे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो इनकी कैनोपी से ढके होते हैं, तो वो कम लाइट में एडाप्टेबल होते हैं. जो उससे भी छोटे होते हैं वो इनसे भी कम लाइट में एडाप्टेबल होते हैं. तो वहां पर आप बड़े, छोटे और सबसे छोटे प्लांट्स देख सकते हैं. हर तरह के प्लांट्स आपको हाइट के हिसाब से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज दे हैव हाई एडेप्टेबिलिटी फॉर लाइट कंडक्शन. लाइट कंडक्शन को लेकर के बहुत हाई एडेप्टेबिलिटी वहां पर प्लांट्स में होती है. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यस. दोज हु हैव गिवन 19 का भी आंसर दे दिया रिया ने. ये एक क्वेश्चन आगे ही चल रही है. मोस्ट हार्ड कंपटीशन फॉर फूड, लाइट एंड स्पेस इज सीन. सबसे ज्यादा कंपटीशन कहाँ पर देखा जाता है? फूड को लेकर के, लाइट को लेकर के और स्पेस को. इससे ये तो समझ में आ रहा है कि प्लांट्स की बात हो रही है. ठीक है. कैसे प्लांट्स या किस तरह के प्लांट्स में देखते हैं? एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम निच, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स. जो अलग अलग हैबिटेट में कर रही हैं वो कंपटीशन करेंगी क्या? डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम निच, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज जो एक ही हैबिटेट में, एक ही निच में ग्रो कर रही हैं, क्या उनके बीच में कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा? डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन डिफरेंट, या अलग अलग स्पीसीज अलग अलग रीजन में अगर ग्रो करेंगी तो क्या वहां पर सबसे ज्यादा कंडीशंस देखने को मिलेंगे? तो
एक हैबिटेट पर एक ही तरह के अगर दो लोग ग्रो करेंगे तो उनके बीच में सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा। एक ही हैबिटेट में दो अलग अलग तरह के लोग अगर ग्रो करेंगे, एक बड़ा प्लांट एक छोटा, तो उनके बीच में कंपटीशन बहुत कम होगा। दो दो अलग स्पीसीज है, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन अभी पहले वाले में हमको देखने को मिला। उससे कम कंपटीशन किसमें देखने को मिलेगा? इसमें सी वाले में। सब फर्स्ट में सबसे ज्यादा, सी में उससे थोड़ा कम। ठीक है। उसके बाद बी वाले में एकदम कम, और सबसे कम डी वाले में देखने को मिलेगा। सो everyone has given A answer, and yes, those who have given A is correct. हाँ ठीक है। मैं अच्छा किया मैंने आगे पहले क्वेश्चन नहीं खोला, क्योंकि रिया देखती तो पहले उसका भी आंसर बता के रख देती है। इतना फास्ट हो गई। क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स मतलब फिल्म में क्लाइमेक्स देखते हैं आप लोग, तो क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लाइमेक्स का मतलब होता है एंडिंग, मतलब हैप्पी एंडिंग होती है। एक ऐसी सिचुएशन बता देते हैं कि हाँ अब सब लोग खुश हो गए, हीरो को हीरोइन मिल गई, गुंडा मर गया, ठीक है, फैमिली सेटल हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। तो क्लाइमेक्स का मतलब ही है कि एक अच्छा एंड देना, कांस्टेंट एंड देना। हाँ हाँ। नहीं, जिसमें ऐसा अच्छी एंडिंग नहीं देते हैं उसका फिर आगे चल के सेकंड पार्ट लेके चले आते हैं। एंडिंग वो लोग अच्छी ही देंगे। ठीक है, नहीं देने का मतलब है कि अगला कोई पार्ट आएगा आज चाहे 10 साल बाद, या उनके दिमाग में होगा भले नहीं आ पाया हो। जैसे एक फिल्म थी तेरे नाम। तेरे नाम की एंडिंग अच्छी नहीं थी। वो इस इरादे से बनाया गया था कि उसको सेकेंड पार्ट दिया जाएगा, बट ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस वो नहीं बन पाया, और वो एंडिंग एंडिंग ही रह गया। ऐसे बहुत सारे एंडिंग्स हैं। So we can conclude D is the correct option, as everyone has given the same answer. जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबने D ही दिया है। So good everyone. Let's read question number 21, and this will be the last question for today's discussion. कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कीजिए और करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, प्राइमरी सक्सेशन, क्लाइमेक्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। सेकंड का तो सेकंड होगा, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ। डी का फर्स्ट होगा। बी का सेकंड और डी का फर्स्ट कहां पर है? बी का सेकंड, डी का फर्स्ट। सबका ये आ रहा बच्चों? सान्या का सी आ रहा है, रिया का ए आ रहा है, कल्याणी का भी ए आ रहा है, वैष्णवी का भी ए आ रहा है, ओजस्वी का भी ए आ रहा है। हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुडे। हमने डिस्कस किया बहुत सारे क्वेश्चंस को, और होपफुली आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा कि जो आप लोगों को पॉपुलेशन में इंटरेक्शन में इतना टफ टफ सा डायग्राम या ग्राफ दिख रहा था, वो इतना टफ नहीं होता है। ठीक है, दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। तुमने जो पढ़ा है अगर उसको समझा है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक सो हाँ बच्चों ठीक है। So for today this is that much, and yes, we will discuss everything on the last, means कल हम करेंगे। आज भी हम एक शीट भेजेंगे, होपफुली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बिहाफ पर भेजें। तो be ready for that. By evening I shall upload the PDF for that. हाँ ठीक है बच्चों, ओके ओके, बाय बच्चों।